ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 2025 जून से 2026 जून के एक पूरे साल के राशिफल के बारे में, जो किस चीज़ पे आधारित होगा। वो आधारित होगा राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, इन 4 ग्रहों के ऊपर। इन चारों ग्रहों ने अपने राशि बदल ली हैं। 29 मार्च को शनि महाराज ने किया था, 18 मई को राहु केतु ने और 14 मई को बृहस्पति ने। इन सब के जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं वो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं ही, आप देख सकते हैं। पर जैसा मैंने हर बार कहा था कि एक जो सम्मिलित प्रभाव इन चारों ग्रहों का होता है वो चीज़ों को बदल देता है। ये चार ऐसे ग्रह हैं जो ज्योतिष में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन चारों ग्रहों का इतना बल होता है कि कभी कभी ये दशा को, ग्रहों के योग को, कुंडली के योगों को भी ओवरपावर कर सकते हैं। इसीलिए इन चारों ग्रहों की ट्रांजिट्स बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है। जैसा मैं कई बार कहता हूँ, जो क्लासिक्स हैं बहुत, उसमें जो स्पेशली बृहस्पति आदि हैं तो उसमें गोचर अध्याय बहुत नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में जो ज्योतिष फॉलो होती है, नाड़ी ज्योतिष भी उसको कहते हैं, अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं, उसमें गोचर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाया जाता है। और उसमें इन चारों ग्रहों की विशेषता बहुत है। जो ऐसी कई चीज़ें हैं वहाँ की टेक्निक्स है जो मैं भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी और अपनी कंसल्टेशंस में भी। इसीलिए ये जो 4 ग्रहों का गोचर है ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये जो 4 ग्रह हैं ये मिलकर आपके लिए बदल सकते हैं। तो देखेंगे कि इन 4 ग्रहों का संयुक्त क्या प्रभाव आपके ऊपर आएगा। वीडियो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमेशा की तरह आपके सम्मुख आ सके, इसके लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला भाग होगा बृहस्पति और शनि का एक दूसरे से केंद्र में बैठना। एक दूसरे से केंद्र में है, केंद्रादि योग बना हुआ, दोनों ही द्विस्वभाव राशियों में है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा होगा बृहस्पति और राहु का परस्पर दृष्टि का प्रभाव। राहु बृहस्पति को देख रहे हैं, वहीं बृहस्पति राहु को देख रहे हैं। तीसरा होगा बृहस्पति और राहु की दृष्टि तुला पर, जो आपका चौथा भाव पड़ता है, और ये जो आपका मोक्ष त्रिकोण पूरा कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। चौथा पॉइंट होगा केतु और शनि का षडाष्टक योग। केतु और शनि ये षडाष्टक योग में बैठे हैं, इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या प्रभाव रहेगा। और अंतिम पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो होगा कि जहाँ पे आपकी धनु राशि पड़ती है यानी कि छठा भाव, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि, वहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की 7वीं है, शनि की 10वीं है, केतु की 5वीं है। तो इसलिए आपका छठा भाव इस समय बहुत प्रभावशाली है। तो ये 5 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे जिन पर आधारित मेरा यह वीडियो रहेगा। उपाय भी हमेशा की तरह होगा ही, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताता चलूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट या पहला जो पार्ट है, शनि गुरु एक दूसरे से केंद्र में। देखिए, शनि और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में आते रहते हैं, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बार बार आते हैं, कुछ समय बाद आते हैं। पर यहाँ पे विशेष क्या है? यहाँ पे विशेष है कि दोनों ही द्विस्वभाव राशि में है। शनि भी द्विस्वभाव राशि में है, बृहस्पति भी द्विस्वभाव राशि में। इसके बाद ऐसा कब होगा? बहुत सालों बाद अगर होगा तो। मैंने अगले 7-8 साल तो देखा, उसमें ऐसा नहीं दिख रहा कि होने वाला है। कुछ सालों बाद जाके ऐसा हो सकता है कि दोनों ही द्विस्वभाव राशि में होंगे, पर खैर तब की बात है। इन दोनों का द्विस्वभाव राशि में होना और एक दूसरे से केंद्र में होना, मैं हमेशा से बताता हूँ, कोई भी ग्रह एक दूसरे से अगर त्रिकोण में होता है, जैसे शनि यहाँ पे बैठे हैं आपके 9वें भाव में, वो इस भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं डायरेक्टली, इस भाव को भी कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण का संबंध है।
लेकिन कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से केंद्र में बैठता है तो या तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। शनि और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अनटिल अनलेस बहुत किसी की बुरी अवस्था ना हो। और क्यों? क्योंकि बृहस्पति जहाँ भाग्य है, धन है, वैभव है, शनि हार्डवर्क है, कर्म है, कर्मों का फल है। इसलिए इन दोनों की बहुत निर्णायक, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और जब ये दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में आते हैं तो एक दूसरे को परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मोक्ष का भाव और धर्म का भाव, यहाँ पर जब ये दो बड़े ग्रह बैठ गए हैं तो आप में से कई लोगों का अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ेगा। ऑलरेडी क्योंकि राशि बर्तन सारे हो चुके हैं, कई लोगों में प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा और आगे चलकर भी आप देखेंगे कि ये प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप में से कई लोग धार्मिक शास्त्र पढ़ेंगे, धार्मिक जगहों पे जाएंगे, धार्मिक चीज़ों में रुचियाँ लेंगे, धार्मिक जो भी पुस्तकें हैं उनको डीप तक उनको पढ़ने का कोशिश करेंगे। हो सकता है आप में से कोई लोग कुछ नई चीज़ सीखने के लिए कोई क्लासेस भी लें। इस प्रकार से एक अभिप्राय यहाँ पर मेरा है, यानी कि धर्म, मोक्ष, अध्यात्म, इन सब के प्रति आपकी जो रुचि है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। 12वां भाव जो होता है वो भोग का भाव है और 9वां भाव जो है ये धर्म का भाव है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये दोनों एक ग्रह इस प्रकार से बैठे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म और भोग, देखिए धर्म एक प्रकार से ये भोग के स्थान की जब बृहस्पति की हम बात करते हैं तो आप अपने कई प्रकार के जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का यहाँ पर प्रयत्न करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर बृहस्पति 12वें घर में 12 साल में एक बार आते हैं, 12वां भाव भोग का होता है। तो अब भोग का अर्थ क्या है? भोग का अर्थ है कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उनको परिपूर्ण करना। भोग का मतलब यही नहीं होता कि शारीरिक सुख या बाकी चीज़ें, नहीं। भोग का मतलब जो आपकी नेसेसिटीज़ और डिज़ायर्स दोनों को पूर्ण करना। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठे उनसे केंद्र में शनि है, बृहस्पति से केंद्र में यानी कि बृहस्पति से कर्म भाव में शनि है, यानी कि पूरी निष्ठा से, पूरी हिम्मत से, पूरी कर्मठता से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और क्योंकि 9वां भाव धर्म का होता है जिसका एक अर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है, यानी कि आपके जीवन में आप देखेंगे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो उस एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपनी भोग, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करेंगे। और वो हार्डवर्क क्योंकि कर्म के कारक भाग्य स्थान में बैठे हैं तो जो आप कर्म करेंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त करवाएगा। तो शनि बृहस्पति का एक केंद्रादि योग बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। बृहस्पति 12वें घर में है, 12वां भाव विदेश का होता है और बृहस्पति से 10वें में कर्म के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। जो लोग बहुत टाइम से विदेश में जॉब ढूंढना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। ऑलरेडी बृहस्पति का, अगर हम केवल बृहस्पति की ही बात करें ना 12वें घर की, विदेश में जॉब दिलाने में परिपूर्ण है, सक्षम है। लेकिन क्योंकि वहाँ से केंद्र में शनि आ गए और शनि से 10वें को फिर से बृहस्पति देख रहे हैं। मैं वहाँ तक ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पर शनि से 10वां भी हम देखते हैं कि कौन सा, कि करियर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे विदेश में अगर आप अपनी जॉब ढूंढना चाहते थे, विदेश में अपना करियर एक अच्छा संपन्न करना चाहते थे, तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी अगर आप विदेश में हैं फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और यहाँ पे केंद्र का सपोर्ट शनि से मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप विदेश में अपना करियर जमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी बात, 12वां भाव चेंज का है, लग्न से 12वां। 9वां भाव 10वें से 12वां है, ये भी किस में चेंज दिखाता है? करियर में चेंज दिखाता है। तो यहाँ पे करियर में कुछ बहुत बड़ा चेंज आपका आ सकता है। कुछ संभावनाएं ये बनती हैं कि पहला तो कुछ लोग शायद जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर दें यहाँ पे। दूसरा ये संभावना भी बनती है कि आप कोई करियर में ऐसा शिफ्ट करें जो आपके करियर का पूरा प्रोफाइल, पूरा पोर्टफोलियो ही बदल दे। तो एक बहुत मेजर शिफ्ट यहाँ पर करियर में भी आपका आता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12वां भाव जो है वो चेंज का भाव है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का भाव है। 9वां भाव को शास्त्रों ने स्थिरता का भाव भी दिया गया, कहा है कई शास्त्रों ने 9वां भाव को स्थिरता। अगर किसी की व्यक्ति कुंडली में 9वां भाव बहुत वेल प्लेस्ड है ना, वो व्यक्ति के जीवन में
उतने उतार चढ़ाव नहीं आते, ये सत्यता है। अब जैसे लेट्स से हमें शनि शनि यहाँ बिठाए हुए हैं, कुंडली में अगर नवम में शनि है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा, पर पूछ के देख लीजिएगा कितनी हार्डवर्क से उसने वो सक्सेस प्राप्त करी होगी। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो शनि में नवम में शनि लेकर पैदा हुए, पर इजीली कुछ नहीं प्राप्त होता। वहीं अगर नवम में लेट्स से शुक्र हैं और अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अनटिल अनलेस, देखिए ये मैं बहुत जनरल एक चीज़ कह रहा हूँ। अब अगर शुक्र नवम में है और कुंडली बहुत अच्छी है ओवरऑल, वो व्यक्ति बहुत ईजी जीवन जिएगा। पर लेट्स से कि शनि शुक्र नवम में है और लग्न बहुत वीक हो गया, नवमेश बहुत वीक हो गए, लग्नेश का प्रभाव बहुत बुरा हो गया, तो फिर चीज़ें बदल सकती है। पर मोटे मोटे तौर पर नवम भाव एक स्थिरता देता है। तो क्योंकि यहाँ पे नवम में शनि है और बृहस्पति का केंद्र सपोर्ट मिल रहा है, और बृहस्पति कहाँ पे है, 12वें घर में, यानी कि चेंजेस। तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाना शुरू कर देंगे, जो आपके पूरे जीवन को स्टेबल करेगा, स्थिरता की तरफ लेकर जाएगा। 12वां भाव सेहत का है, ठीक है, और 12वें से 10वें में शनि बैठे हैं। आप में से कई लोग अब अपनी सेहत को लेकर भी बहुत केयरफुल हो जाएंगे। आप अभी ऑलमोस्ट, जब ये तक ये वीडियो आएगी, 20-25 दिन हो चुके होंगे बृहस्पति के गोचर को। आप लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी वो चेंज कर लिए होंगे। आप में से कई लोगों ने जिम ज्वाइन किए होंगे, कई लोगों ने कुछ नई डाइट फॉलो करना शुरू कर दी होगी, कई लोगों ने कुछ खाने को कम कर, किसी ने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए होंगे, किसी ने कुछ और चीज़ें, कोई प्रोटीन बढ़ा रहा होगा। यानी कि अपने हेल्थ को लेकर, हो सकता है ये यूजुअली तब भी होता है कि जैसे बृहस्पति 12वें में आए हैं, कभी कभी कोई बीमारी भी उजागर हो जाती है, कोई ना कोई हेल्थ इशू आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर हो गई, उसके कारण भी व्यक्ति बहुत कॉन्शियस हो जाता है। जब तक हमें एक झटका नहीं लगता ना कि हमारे हेल्थ में, तब तक हम यूजुअली देख लेंगे अरे कुछ नहीं होता, पर जैसे एक झटका लगता है फिर कई लोग जो अक्लमंद होते हैं वो अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, और ऑब्वियसली वो भी आपको काफ़ी लाभ देगा। बृहस्पति 12वें घर में है तो इनिशियली खर्चे करवाएंगे, हो रहे होंगे आप में से कई लोगों के बहुत खर्चे हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति से कर्म भाव में शनि है, आप अपने फिजूल के खर्चे बंद कर देंगे। मैं ये कहूँगा कि अभी ये 1 साल का पीरियड है, अभी तो बृहस्पति आए हैं 12वें घर में, इस टाइम तो व्यक्ति का मन करता है कि मैं बहुत कुछ खरीदूं, लेकिन धीरे 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 करके आप अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना शुरू कर देंगे, जो बहुत अच्छा है। स्पेशली कर्क वालों के बहुत अच्छा है, इनको सेविंग्स करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होता है। चर स्वभाव के जितने भी लग्न होते हैं मकर को छोड़कर, उनके लिए 1, 4, 7, 10, उनके लिए पैसा बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खुला हाथ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप धीरे धीरे करके कई चीज़ों को लेकर बहुत, अपने एक्सपेंसेस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो नवम भाव होता है, ये लक्ष्मी का स्थान है, और बृहस्पति धन के कारक हैं। अब ये जो केंद्र आदि योग बन रहा है जिसमें शनि इन्वॉल्व है, तो ये साफ बताता है कि आप अपने धन को लेकर भी बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि पैसा खर्च करना अलग चीज़ है, लेकिन पैसा सेव करना, इन्वेस्ट करना, ये अलग चीज़ है। तो अब आप अपने धन को लेकर भी बहुत कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से शनि बृहस्पति का जो केंद्रादि योग है, ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा। हेल्थ को लेकर कहिए, करियर को लेकर कहिए, धर्म को लेकर कहिए, अध्यात्म को लेकर कहिए, सब कुछ अच्छा है। अब शनि नवम में बॉसेस से संबंध बिगाड़ते ही हैं। अब बृहस्पति क्योंकि केंद्र में है, तो अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाते हैं, थोड़ी सी पेशेंस दिखाते हैं, तो बॉसेस से भी जो संबंध बिगड़ रहे थे उनको ठीक किया जा सकता है। मैंने कहा ना, जब ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव आता है तो चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। एक बार उनके स्वामित्वों की भी नजर डालते हैं। शनि क्या है, 7वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी हैं। वहीं बृहस्पति क्या है, 6ठे घर के स्वामी और नवम भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो इसमें जब 6ठे और 8वें का केंद्रादि योग बन रहा है, यानी कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस भी आपके जीवन में आने वाले हैं। और क्योंकि सप्तम और लक्ष्मी स्थान का केंद्रादि योग बन रहा है, जो लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर कोई एक अवसर मिलेगा कि अपना व्यवसाय आप एक शुरू कर सकें। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि शनि बृहस्पति का जो गोचर है, केंद्रादि योग है, ये जीवन में स्थिरता भी लाएगा, अध्यात्म को भी बढ़ाएगा और एक परिपूर्णता भी लाएगा। सेहत को लेकर भी जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा, तो ये केंद्रादि योग बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसके जितने भी अच्छे पहलू हैं उन पर ध्यान दीजिएगा और इन चीज़ों पर काम करके अपने जीवन को और आगे लेके जाएगा। शनि नवम में है, भले ही धीरे रिजल्ट दें, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो 1 साल बाद आप उस पद पर खड़े होंगे
जिससे आपको फिर पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। पर हाँ, यदि आपने केवल सुनकर छोड़ दिया और कुछ प्रयत्न नहीं किए तो फिर उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। ज्योतिष एक मार्गदर्शक होता है, ज्योतिष का काम मार्गदर्शन देना होता है, तो हम वही दे सकते हैं, बाकी व्यक्ति विशेष पे है तो वो उसको कितना समझता है। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि तीसरा भाव स्किल्स का होता है। तीसरे से 10वां भाव 12वां भाव है जहाँ पे बृहस्पति बैठे, और तीसरे से सप्तम भाव शनि जहाँ बैठे, ये पूर्णता दिखाता है, ये प्रोडक्टिविटी दिखाता है। यकीन मानिए इस एक साल में अगर आपने कोई स्किल्स सीखी, जो सीखी है वो तो लाभ देगी ही, और कोई आपने नई स्किल सीखी, अपने आप को बेटर किया, आप जीवन भर बैठकर उससे खा सकते हैं। ये योग इस प्रकार का बनना, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। पर ये ऐसा वर्ष है जब आप अपने द्वारा कुछ नई स्किल्स अगर सीखते हैं तो जीवन भर बैठकर उसका आनंद ले सकते हैं, उसके बैठ के खा सकते हैं। अब किसी व्यक्ति ने कुछ सीखा हुआ है, अब वो एक ही बार सीखा हुआ है लेकिन वो बार बार उसको काम आता है, तो ये वो साल है जब आप अपने आप को स्किलफुली नॉलेज वाइज इतना एनहेंस कर ले कि फिर आपको पीछे मुड़कर फिर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है राहु और गुरु का परस्पर दृष्टि का प्रभाव। गुरु राहु को देख रहे हैं, राहु गुरु को देख रहे हैं, क्या प्रभाव रहेगा। देखिए दोनों ही एक्सपेंशन के ग्रह हैं। तो अब एक बुरी चीज़ ये है, पहले बुरी चीज़ से ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर अच्छी चीज़ों पर चलेंगे, कि जब 12वें घर में दोनों ग्रह बैठते हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये दोनों ही जो भाव है ना, ये बीमारियों के हैं। ये क्रॉनिक डिजीज़ का भाव है, ये डिजीज़ का भाव है। तो जब इनका ना परस्पर प्रभाव जो थोड़ा सा नेगेटिव एक इम्पैक्ट देगा, वो देगा आपकी सेहत पर। आप देखेंगे आपको कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर अगले 1 साल 1.5 साल हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इन्फेक्शन से लेकर स्लीप डिसऑर्डर से लेकर ब्लड डिसऑर्डर से लेकर कॉन्टीन्यूस। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज़ का है, राहु बैठे हैं, बृहस्पति की दृष्टि है, और 12वां भाव दवाइयों का है, हॉस्पिटल्स का है, बीमारियों का है, राहु के प्रभाव है, बृहस्पति बैठे हैं। अब यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी भी हैं बृहस्पति, इसलिए 6, 8, 12 का कनेक्शन हो गया, ये अच्छा नहीं होता। 6, 8, 12 का कनेक्शन होना यानी कि कॉन्टीन्यूस बीमारियाँ। तो कर्क वाले जातक देख रहे होंगे, कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि ये मार्च से चीज़ें शुरू हो गई होंगी और अब ये प्रभाव रहेगा। आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, कॉन्टीन्यूसली डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, खुद को लेकर नहीं गए तो किसी और को लेकर, क्योंकि चौथे से केंद्र में त्रिकोण में है। तो डॉक्टर्स और दवाइयाँ, क्रॉनिक डिजीज़, ये बहुत प्रभावित करेंगे, ये एक नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना वाला था, शुरू करने वाला था, उससे मैंने पहले सोचा नेगेटिव चीज़ बता दें, वह ये है कि 12वां भाव बदलाव का होता है, 8वां भाव बदलाव का होता है। मैं हर बार बताता हूँ, चेंजेस के लिए दोनों भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब ये दोनों भावों में बड़े ग्रह बैठे हैं और परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, कर्क वालों के लिए ये एक साल गोल्डन साल है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। आप किसी भी एरिया में बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपनी जॉब से कुछ नहीं है, ये वो साल है जब आप बदल सकते हैं। आप अपने बिजनेस में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, ये वो साल है आप कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ से अच्छे नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये वो साल है आप अपनी हेल्थ पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपने फाइनेंसेस से खुश नहीं है, ये वो साल है आप उस पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में कुछ दिक्कत है, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, उन पर बदलाव ला पाएंगे, चेंजेस ला पाएंगे और लाभ कमा पाएंगे। तो ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का एक वर्ष है। मैं कई बार कहता हूँ कि कर्क वाले जो जातक होते हैं थोड़े से लेड बैक होते हैं। अगर उनको कोई पुश ना करे ना कि भाई ये करना है, ये बदलाव लाना है, वो बहुत खुश रहते हैं। वो एक जगह पर 5-6 साल जॉब कर लेंगे, अरे कहाँ कोई नई जॉब ढूंढे, वहाँ पे ये सरदर्दी वो सरदर्दी, अनटिल अनलेस कोई बहुत उनको प्रेशर ना डाले कि भाई क्या कर रहे हो, 5 साल वेस्ट कर दिए अपने एक जगह पे, फिर वो थोड़े से जागेंगे, फिर दोबारा पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपने पूरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अच्छा सबसे बड़ी बात है अष्टम भाव आत्ममंथन का होता है, ठीक है। जब बृहस्पति देख रहे हैं, राहु बैठे हैं, राहु क्या है ना, राहु को मैंने कहा कभी भी नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, राहु बहुत प्रैक्टिकल ग्रह है। तो ना ये आपको, अब ऐसा नहीं कोई ग्रह आपको बोलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह आके बोल देगा, नहीं, ग्रह आके नहीं बोलता, ग्रह परिस्थितियां बनाता है।
राहु एक ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ आपके साथ हो जाएगा, आपको लगेगा, फिर रियलाइज होगा कि बहुत कमी है जीवन में, पैसों के हिसाब से शायद पैसे पूरे नहीं है, हेल्थ वाइज कोई ना कोई झटका राहु देंगे आपको, आप देख लेंगे, हो सकता है ऑलरेडी मिल गया हो या आने वाले टाइम में मिलेगा। उसको उसके बाद क्या होगा ना, आप बहुत प्रैक्टिकल अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देंगे। ये आत्ममंथन का समय है। राहु और बृहस्पति मिलकर आपको ये रियलाइज करवाएंगे कि भैया जीवन में इस चीज़ की कमी है, इस पर काम करना शुरू कर दो, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। और एक प्रकार से ये बहुत अच्छा भी है। ये जो भाव दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, 10वें से देखिए 11वां है, 10वें से तीसरा भाव है, दोनों कर्म भाव से उपचय भाव है। आप अपने कार्य क्षेत्र में जितना एफर्ट्स देंगे ना, 10वें से तीसरा एफर्ट्स, उतना ही लाभ 10वें से 11वां लाभ प्राप्त होगा। यकीन मानिए, करियर में अगर आप, जॉब में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करिए, मेहनत करिए, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट प्राप्त ना हो। बहुत ही बुरा कोई समय चल रहा होगा कि आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं जी तोड़, आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। सप्तम से धन में शनि बैठे हैं और सप्तम से छठे में बृहस्पति बैठे हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि आप जो बदलाव लाएंगे बृहस्पति के कारण, उसका प्रभाव धन में पड़ेगा। आपको बदलाव लाने ही पड़ेंगे, आपको कई चेंजेस लाने पड़ेंगे, लेकिन बिजनेस में आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। ये मोक्ष त्रिकोण है। यानी कि अगर आप अब तक पूजा पाठ नहीं करते, ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा कि आपका विश्वास अपने आप ईश्वर के प्रति बढ़ेगा, मोक्ष अध्यात्म के प्रति बढ़ेगा। इसीलिए ये जो राहु और बृहस्पति का जो प्रभाव है, ये जीवन में मेजर चेंजेस लाने का है। जीवन के हर एंगल में, हर एरिया में आपको बदलाव लाने का अवसर मिलेगा। और जैसा मैं कहता हूँ कि लेड बैक एटीट्यूड थोड़ा सा होता है कर्क का, ये वो टाइम है जब आप उससे निकलकर अपने लिए कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में अगर देखें तो बृहस्पति छठे घर के स्वामी और भाग्येश भी हैं। राहु का उन पर प्रभाव, यानी कि कई आपके लोग लीगल कॉम्प्लिकेशन, सरकारी काम अटक रहे थे, वो पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा उसमें जान पहचान निकाल के होगी क्योंकि राहु का प्रभाव है। और इसके साथ ही भाग्य भी आपका स्पेशली विदेश में साथ देगा। हाँ, विदेश की भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि 12वें घर में है तो राहु का प्रभाव है और बृहस्पति भाग्येश है। मैंने शनि बृहस्पति में ही कहा था, यहाँ पे भी कहूँगा, विदेश जाने का सबसे सुनहरा मौका है। और अगर आप विदेश में हैं ऑलरेडी तो भी आपको आगे बढ़ने के बहुत चांसेस मिलेंगे। तो ये राहु और बृहस्पति का जो परस्पर दृष्टि योग है, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत शुभ है। बस जो मैंने सबसे पहले कहा था हेल्थ, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं राहु गुरु दृष्टि प्रभाव कहाँ पर, तुला पर। सबके लिए अलग अलग भाव बनेगा। आपके लिए कौन सा भाव बनता है, वो चौथा भाव। राहु की 9वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। सबसे पहले तो चौथा भाव इमोशंस का भाव होता है, ठीक है। जब राहु का प्रभाव चौथे घर पे होता है ना, तो बहुत इजी इनिशियल टाइम नहीं होता। व्यक्ति अपने आप से ही नाखुश होता है, व्यक्ति बहुत सोच विचार करता है, व्यक्ति की सोच बदलती है। सेम थिंग विद बृहस्पति, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं तो कुछ चिंताएं उत्पन्न होती हैं। पर क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, राहु एक प्रैक्टिकल ग्रह है, बृहस्पति भी एक प्रैक्टिकल ग्रह है। 12वां भाव आत्मंथन का है, 8वां भाव आत्मंथन का है, 12वां भाव चेंजेस का है और भोग का है। अच्छा इम्पैक्ट ये होगा। मैंने कहा ये मत, अभी कुछ चीज़ें मैंने कही जैसे अभी तक ऑलरेडी आप उसका प्रभाव देखना शुरू कर दिया होगा। ये प्रभाव थोड़ा सा लेटर आएगा। धीरे धीरे करके क्या होगा ना कि जो चीज़ें आपको इमोशनल डिस्टर्ब करती थी, आप उनको दूर करना शुरू कर देंगे। जो लोग आपको इमोशनल डिस्टर्ब करते थे, आप उनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये दोनों ग्रहों का प्रभाव, हाँ, ये एक ईजी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मे बी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, मे बी कुछ घटित हो जाए, जिससे आप लोगों से, परिस्थितियों से खुद दूर होना शुरू हो जाएंगे, जो आपको कंफर्टेबल नहीं करती। पर धीरे धीरे करके चौथे भाव पर राहु बृहस्पति का प्रभाव एक इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर लेके आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्क के लिए। बहुत इमोशनल लोग होते हैं, इनको ना कहना नहीं आता। ना कहना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। रात को भी इनका दोस्त कोई बोलेगा 3 बजे, भाई आजा, ये प्रॉब्लम है, उठ के चले जाएंगे। भले ही अपने लिए, अब सुबह भले ही 7 बजे की ड्यूटी हो या सुबह कहीं 7 बजे खुद को जाना हो, लेकिन दोस्त ने रात को 3 बजे कॉल किया तो चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे ना, ये भी एक अच्छी चीज़ समझ आएगी आपको कि कौन लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। कर्क वाले लोगों को ये कभी कभी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि
थोड़े से भोले होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, आप उनसे उनकी तारीफ़ कर दीजिए, 2-3 शब्द उनकी तारीफ़ में बोल दीजिए, अच्छा बोल दीजिए, आपके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन थोड़े से एस्केपिस्ट भी होते हैं, कोई जो इनके अच्छा चाहते हैं ना इनके, अगर वो इनको थोड़ा सा डांट दें या थोड़ा सा इनको सिखा दें तो उनसे दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक रियलाइजेशन होगी कि सच में आपका अपना कौन है। क्या वो व्यक्ति आपका अपना है जो थोड़ा सा भले ही कटुभाषी हो लेकिन आपका अच्छा चाहता है? क्या वो व्यक्ति आपका अपना है जो मुख पर तो बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे आपसे हमेशा सारे अपने काम करवाता है, आपसे फ़ायदा उठाता है? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सही टाइम पे आ जाना बहुत अच्छी होती है, और धीरे धीरे करके वही आपकी चीज़ अंदर आएगी, की क्वालिटी आएगी। चौथा भाव सेटलमेंट का है, बृहस्पति 12वें घर से देख रहे हैं, राहु कारक हैं विदेश के। अब विदेश जाने का योग तो बहुत स्ट्रांग है, जो अब ऐसा नहीं कि सारे कारक वाले विदेश चले जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपका मन है जाने का, कुंडली में योग है, दशा वैसी चल रही है। तो अब यानी कि अर्थ क्या है, जो इच्छुक लोग हैं विदेश जाने के, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा एक साल है कि वो विदेश जा सकते हैं। और चौथा भाव सेटलमेंट दिखाता है, तो आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। बृहस्पति और राहु का दोनों का चौथे घर पर प्रभाव मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो आप हो सकता है नई प्रॉपर्टीज लें, नई गाड़ी लें, क्योंकि अष्टम से राहु देख रहे हैं और बृहस्पति भी अष्टम को देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ बताता है कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी बड़ी थी, आप उसको बेचेंगे क्योंकि 12वां घर आ गया, और फिर नई प्रॉपर्टी लेंगे क्योंकि चौथा घर आ गया, और मल्टीपल प्रॉपर्टी क्यों लेंगे, क्योंकि राहु और बृहस्पति देख रहे हैं। तो बहुत संभव है, कभी कभी होता है कि व्यक्ति की कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बड़ी होती है, वो उसको होल्ड करके रखता है कि नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट है। फिर वो लगता है कि क्या करूँगा, इतना साल तो हो गया, 50 साल का हो गया, 25 साल और जीना है, कहाँ लेके जाऊँगा। तो कभी कभी व्यक्ति भी सोचा छोड़ो इसको, बेचो, अपना ऐशो आराम में पैसा लगाओ। तो उस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी लेके हो सकता है कोई प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके कोई नई प्रॉपर्टी लेने का मौका मिलता है। और पुनः क्योंकि बृहस्पति 12वें घर से देख रहे हैं, राहु 8वें घर से देख रहे हैं, 12वां भाव सेल्स का होता है, 8वां भाव अचानक से चीज़ें देता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से तो आपके कई काम पूरे होंगे ही। अगर आपकी लेट्स से कोई प्रॉपर्टी बिक भी नहीं रही थी, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बहुत अचानक से आपको कोई खरीदार मिल सकता है जो आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। घर के कंडीशन पे थोड़ा सा इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। 12वें और 8वें घर से बैठकर 2 ग्रह दिख रहे हैं, घर में कॉन्टिन्यूसली टसल, थोड़ा सा एक इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंसेस चलती रहेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने घर का जो माहौल है उसको अच्छा बना कर रखें, तो आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। अच्छा, ये जो चौथा भाव है ये ये 10वें से सप्तम है, सप्तम से 10वां है। ये कर्म भाव है, ये सूक्ष्म कर्म भाव है 7वां। तो यहाँ पर जब एक्सपेंडर्स की दृष्टि है, तो आपको ना अपने करियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में भी सूक्ष्मता तक जाने का मौका मिलेगा। आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि हाँ, इसमें क्या कमी रह गई थी जो मैं पूरा कर सकता हूँ, और उसके दम पर जीवन में और भी आगे बढ़ पाएंगे। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छे योग यहाँ पर आपके लिए बन रहे हैं। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं अच्छा है। इमोशनली स्ट्रांग होंगे, घर में थोड़ा सा हालत पर ध्यान दीजिएगा। बाकी कई चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए जो यहाँ पर ये दोनों मिलकर अंकित कर रहे हैं। एसेट्स बनाने का टाइम है, नए वाहन लेने का टाइम है, और जीवन में एक क्लैरिटी लाने का टाइम है कि कौन अपना और कौन पराया। अब बात करते हैं शनि और केतु के षडाष्टक योग की। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। कारण क्या है कि देखिए, ये भी धन स्थान है और ये लक्ष्मी स्थान है। तो ये षडाष्टक योग 2 धन के भावों को प्रभावित कर रहा है। षडाष्टक योग यानी कि ऑब्स्टेकल्स, और ये दोनों ग्रह ही ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं जीवन में। अब प्रॉब्लम एक ये होगी कि ना, जहाँ पे धन की बात आ गई, मौके कई आएंगे आपके पास, लेकिन जहाँ पर धन की बात आ गई वहाँ पर आपके काम डिले होंगे। प्रमोशन की बात आ गई, लेट्स से कि आपकी प्रमोशन होगी, लेकिन वो बोलेंगे कि अभी इतना ही हम पैसा बढ़ा सकते हैं। यानी कि जहाँ पे पैसों की बात आ गई ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। दूसरा, नवम भाव बॉसेस का है, और ये जो भाव है ये नवम से छठा है, तभी षडाष्टक योग बन रहा है ना। अपने बॉसेस से बहुत बना कर रखिए अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि बृहस्पति से केंद्र में है, तो पेशेंस दिखानी पड़ेगी तभी लाभ मिलेगा। अब अगर आप अपने बॉसेस से संबंध अच्छे नहीं रख रहे, आपकी प्रमोशन होनी है और उससे पहले आप उनको अपने उनसे आपके झगड़े हो रहे हैं, तो फिर बनी बनाई जो बात प्रमोशन की है वो रुक सकती है। दूसरा, ये जैसे मैंने कहा, ये लग्न से दूसरा भाव है, ये वृद्धि का भाव होता है,
और ये अपने आप में भाग्य स्थान है। तो यहाँ पे जब षडाष्टक योग बनता है ना, तो वो एक यही प्रॉब्लम होती है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी बाधाएं ज़्यादा आती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साल अच्छा नहीं है, पर इस षडाष्टक योग का प्रभाव क्या है आपको यही समझना है कि हाँ, आप जो काम करेंगे उसमें बाधाएं आ सकती हैं, यानी कि शायद एक बारी में आपका कोई काम ना बने। सक्सेस मिलेगी 100%, पर इजी सक्सेस नहीं। तो ये आपको एक सूत्र बांध लेना है कि हाँ भैया, मुझे इस साल ग्रो करना है, मुझे अच्छे पद पर पहुंचना है, पर हाँ, वो जो जर्नी मेरी होगी शायद बहुत इजी ना रहे, मेरे को ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, मेरे को लोग रोकेंगे, मेरे को लोग टोकेंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, पर मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो ये थोड़ा सा षडाष्टक योग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में केतु हैं और शनि सप्तम के स्वामी हैं और अष्टम लग्न से अष्टम के स्वामी हैं। अब ये मैरिड लाइफ की तरफ आ रहा है, और क्योंकि ये केतु और शनि का षडाष्टक योग बन गया, यानी कि पहला मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कर्क वालों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है यूजली कुछ चीज़ें होती है जैसे बदल जाता है, पर कर्क और सिंह बहुत अच्छी मैरिड लाइफ नहीं होती। दूसरा, यहाँ पे ये कांस्टेंट आपके पति या पत्नी की सेहत खराब दिखा रहा है। तो घर में अगर पति या पत्नी में से किसी एक की सेहत खराब रहती है तो उसका प्रभाव भी मैरिड लाइफ पे पड़ता ही है, और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आएंगे। दूसरे घर में केतु हैं और दूसरे से अष्टम में शनि है। दूसरा भाव वाणी, उससे अष्टम अस्थिरता। जो बोलेंगे ना बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे, और इसके कारण फालतू की कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये षडाष्टक योग एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं शनि, केतु और गुरु, इन तीनों का मिलकर धनु राशि पर प्रभाव। देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 7वीं, केतु की 5वीं। तो ये तीनों ग्रह मिलकर छठे भाव को देख रहे हैं। केतु को थोड़ा सा बाद में पिक्चर में लाता हूँ, पहले शनि और बृहस्पति, ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट होता है। जब भी शनि और बृहस्पति मिलकर किसी भाव को देखते हैं, उस भाव से संबंधित कई रिजल्ट बहुत तेज़ी से प्राप्त होते हैं। तो छठा भाव क्या है? रोग रिपु ऋण का भाव है। अगर अपने आप को रोगों को ठीक करना है, रोगों को समझना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रोग रहेंगे, लेकिन एफर्ट्स डालना बहुत अच्छा है। ये टाइम है अपने एफर्ट्स डालकर आप अपने रोगों को ठीक करें। ऋण, कोई आपके ऊपर ऋण है, लोन है, डेट है, उसको पे ऑफ करने का सबसे अच्छा टाइम है। और रिपु यानी कि अपने दुश्मनों पर काबू पाने का, दुश्मनों के अंत करने का बहुत अच्छा समय है। तो इस समय का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाएं, बहुत शुभ समय है। छठा भाव अपने आप में एक सेल्फ राजयोग गिविंग भाव है। मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, जैसे मैंने रिसेंटली भी कहा था, कई लोग इसको कॉपी भी करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो होता है ना, वो कर्म भाव से भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान से कर्म भाव है। तो ये वो भाव है जो एक प्रकार से अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं तो ये भाव आपको रिजल्ट देता है। इजी नहीं रहेगा, मैंने अभी केतु और शनि में बताया आपको कि इजी नहीं रहेगा, पर क्या सक्सेस नहीं मिलेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर से कर्क वालों को कहूँगा कि अगर अपने जीवन में बदलना है अपने आप को, ये साल बहुत मेहनत का होगा, पर मेहनत रंग लाकर रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत आगे आप अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। ये करियर का एक भाव होता है, तो करियर में आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे, करियर में नई नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, कर पाएंगे, उनको यूज़ कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये कंपटीशन का भाव होता है, तो कंपटीशन में सफलता स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंटरव्यूज़ हैं आपके लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये भाव दृढ़ता का है, आपकी जो दृढ़ता है, संकल्प शक्ति है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। ये तो प्रत्यक्ष शत्रु दिखाता है, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं, तो ये अप्रत्यक्ष शत्रु भी दिखाता है। आपका लेजीनेस हो गया, हमारे अंदर जो वासनाएं होती हैं, मोह, ईर्ष्या, ये सब अप्रत्यक्ष शत्रु हैं। अब इसमें दो कैटेगरी भी आती है। अप्रत्यक्ष उनको भी कह सकते हैं जो फिजिकल बीइंग्स हैं, जो हमारे सामने अच्छा रहते हैं, पर एक प्रकार से जो आंतरिक शत्रु है ना, उनकी मैं शायद अप्रत्यक्ष बोल दिया, यहाँ पे आंतरिक भी उनको यूज कर सकते हैं। जो आंतरिक शत्रु हैं हमारे, उनको भी समझकर उन पर काबू पाने का ये समय है। तो छठे भाव पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये 12वें घर से देख रहे हैं और
खुद यहाँ के स्वामी 12वें घर में है, तो विदेश संबंधित कामों में यहाँ से भी सफलता दिख रही है। कई प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आप दूर कर पाएंगे। छठा भाव स्ट्रगल्स का होता है। जब यहाँ पर राहु और शनि और गुरु देखेंगे तो यानी कि आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो पूर्ण हो पाएंगे, उनसे आप निकल पाएंगे, करियर में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ये अर्थ त्रिकोण है, पैसा भी बढ़ेगा, प्रैक्टिकलिटी भी बढ़ेगी। ये 7वें से 12वां भाव है। कोई डाइवोर्स केस बहुत लंबा चल रहा था उससे निकल सकते हैं, और एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ इन्वेस्ट करके, कहीं से पैसा लोन लेकर, कुछ पैसा जुगाड़ कर कर, कुछ बेच कर, या पुराना बिजनेस खत्म कर कर, उसका भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। छठा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है। ये उपजे भाव है, यानी कि जीवन को गति अगर आपको प्रदान करनी है, रुकी रुकी सी जो जिंदगी थी उसको आगे अगर बढ़ाना है, इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। थोड़ा सा नेगेटिव क्या हो सकता है, खैर उस पर बाद में आता हूँ, पहले मैं केतु की बात देख लेता हूँ। अब जब केतु भी पिक्चर में आ गए, शनि, बृहस्पति और केतु, ये ज्ञान है, धर्म है, भाग्य है, ये हार्डवर्क है। केतु भी ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, स्किल्स है, बदलाव है। आप ना, ये छठे भाव का प्रभाव आपको बदलाव करने पर मजबूर करेगा। अभी तक हमने ये बात करी कि हाँ परिस्थितियां बन रही हैं कि आप बदलाव करेंगे। ये छठे भाव पर इन 3 ग्रहों का प्रभाव आपको मजबूर करेगा, आपको मजबूर करेगा कि भाई चेंज अब लाना ही है। नाउ इट्स हाई टाइम, नाउ और नेवर, अब नहीं वेट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये समय है, इसका लाभ उठाइए। जितना हो सके अपने जीवन में आगे बढ़िए, जितना हो सके हार्डवर्क कीजिए। करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अर्थ त्रिकोण है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल्स में आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। रोग को समझकर उसका निदान करने के लिए बहुत अच्छा है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा है। अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत नई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था। नेगेटिव, अब छठे भाव पर इतना प्रभाव है। मैंने बात करी कि डाइवोर्स केस खत्म हो सकता है, कई लोगों के डाइवोर्स भी हो सकते हैं। इसमें कारण क्या है, छठा भाव सप्तम से 12वां है, मैरिड लाइफ का अंत है। तो कई लोगों की मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि डाइवोर्स विल बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। छठा भाव डाइवोर्स से बहुत संबंध रखता है। अधिकतम केसेस में जहाँ पे आप लीगल सेपरेशन देखेंगे, कई बार होता है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, कई बार कंसल्टेशन आती है, सालों से अलग रह रहे लेकिन फिर भी डाइवोर्स नहीं लिया, ठीक है, मर्जी है अपनी, और कहीं पर लीगल सेपरेशन आती ही है। तो वहाँ पर इन पिक्चर छठा भाव आता है। और भी कुछ ग्रह हैं, बुध हैं, इवन बहुत हद तक शनि भी हैं, सूर्य भी हैं। तो यहाँ पर डाइवोर्स के केसेस बहुत हैं। और दूसरा, आपके जो पति या पत्नी है उनकी सेहत हमेशा खराब रहेगी। आप देखेंगे अगले 1.5 साल, क्योंकि सप्तम से 12वां है, बार बार उनको हॉस्पिटल्स लेके जाना पड़ेगा, सेहत खराब रहेगी। यहाँ पे आपकी जो अपनी इमीडिएट फैमिली को छोड़कर रिश्तेदार है ना, कजन्स हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, फूफा है, बुआ है, उनसे लड़ाई झगड़े बहुत होंगे और उनसे कष्ट भी बहुत पहुंचेगा। एक चीज जिसका बहुत ध्यान देना है, छठे भाव पर जब भी इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहता है, व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, छोटी छोटी चीजों पर फ्रस्ट्रेशन। और कर्क वालों का वो नेचर नहीं होता। तो जब हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो हम विकृति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करना है कि फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, और जो भी मैंने सारी चीज़ें कही उन पर काम करेंगे। आप यकीन मानिए, हार्डवर्क विल पे ऑफ। ये वो साल है, मैं फिर से कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे शनि बैठे हैं कि एकदम चुटकी बजाते आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर कर्म करते रहिए, जो उसका फल है अवश्य आपको इस 1 साल के अंदर, या जब ये पूरा होने वाला होगा समय, अवश्य प्राप्त होगा। तो ये 5 प्रमुख भाग थे जिस पर मैंने मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं किया क्योंकि मैं वो ऑलरेडी जा चुका हूँ, लेकिन मैक्रो लेवल पर क्या क्या इन ग्रहों का प्रभाव है वो मैंने बताने की कोशिश करी। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम ये उपाय आपको 2 सोमवार करना है, कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो अच्छा है। एक पात्र में दूध, गंगा जल, पीली सरसों, सफ़ेद काले तिल, ये मिश्रित करने हैं। महादेव का अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक कीजिएगा। बेलपत्र अगर अवेलेबल हैं तो अर्पण कीजिए। फिर सफ़ेद पुष्प की माला, और हो सके तो एक कमल का पुष्प अगर मिल जाता है तो कमल का पुष्प चढ़ाइए, वरना गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिए। अष्टगंध से विलेपन कीजिए महादेव का, अष्टगंध मिल जाता है मार्केट में आराम से। आपको उनको खीर का भोग लगाना है, 4 प्रकार के फल और 4 प्रकार के मिष्ठान जो मार्केट से हलवाई से लेके, अच्छे हलवाई से लेके आए। खीर घर में बननी चाहिए, बाकी आप हलवाई से लेकर आ सकते हैं। और 4 प्रकार के आपको फलों का भोग लगाना है।
ये सब आपने कर लिया। इसके बाद आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और हर दिए में आपको कुछ डालना है। क्या? एक में गेहूं, दूसरी में पीली सरसों, तीसरे में अक्षत, चौथे में लौंग के दाने। ठीक है। और ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।